हाँ सर, स्क्रीन शेयर शेयर हो हो गई। रही है। शेयर हो गई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। मैं संवैधानिक वेबिनार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए डिक्लेरेशन मैं हमेशा प्रस्तुत करता हूँ। मेरा नाम आरसी धीमान है और मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की विचारधारा का समर्थन करना और धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन मैं नहीं करता हूँ। मैं अक्सर जो है भारत के नागरिकों को संवैधानिक जानकारी निःशुल्क बिना किसी प्रकार के लाभ के प्रदान करता रहता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी और राष्ट्रीय एवं प्रांतीय जिला स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, उपासक, उपासिकाओं और भारत देश के नागरिकों, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज मानवर कांशीराम साहब जी की 70वीं स्मृति दिवस के अवसर पर इस स्क्रीन को मैं फिर से शेयर करता हूं, क्योंकि स्क्रीन को खराब करने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैंने अपना काम किया, अब मैंने बंद कर दिया है, अब वो नहीं कुछ कर सकते। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज मानवर कांसी राम साहब जी की 70वीं स्मृति दिवस के अवसर पर जो विषय है माननीय कांसी राम साहब जी का जीवन, संघर्ष और बहुजन समाज की दशा और दिशा। मुख्य अतिथि माननीय एमटी बोरकर जी नागपुर और मुख्य वक्ता माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और आज का आभार जो है माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व विधायक, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और आज का सफल संचालन कर रहे हैं माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज की जो ये है वेबिनार है, वह संविधान पे न होकर के भारत के संविधान के मूल्यों की रक्षा करने वाले राष्ट्र के महान नेता मानवर कांशीराम जी की 70वीं स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है। मानवर कांशीराम साहब जी के संबंध में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से बताया, अपने जीवन का अनुभव भी शेयर किया, उनके साथ योजनाओं को भी शेयर किया। मैं
माननीय कांशीराम साहब के संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर हम विधायिका माने तो मानवर कांशीराम साहब को कार्यपालिका कहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी ऐसी विधियां बनाई, ऐसे ऐसे कानून बनाए, जैसे भारत का संविधान, और बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उन्होंने विधियों का सृजन किया, पुस्तकों की रचना करी। जस्ट लाइक ए विधायिका। विधायिका क्या करती है? विधियों का निर्माण करती है। बाबा साहब ने भी विधियों का निर्माण किया। विधायिका क्या करती है? एक्ट पारित करती है, नियमावली बनाती है। बाबा साहब ने भी बुद्ध एंड धम्मा नामक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक के माध्यम से समाज को एक नियम प्रदान किया कि आपके जीवन जीने की शैली क्या, हाउ टू लिव योर लाइफ। अब बाबा साहब ने अपना पूरे जीवन काल में संघर्ष तो किया, परंतु उनका रोल जस्ट लाइक के विधायिका रहा। अब बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ही बता दिया था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह अंततः विफल साबित होगा। तो ये जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जो ब्रिटिश काल से पूर्व ही शोषित वंचित था, जिसके पास ना ही राजनीतिक अधिकार थे, ना ही सामाजिक अधिकार थे, और ना ही शासन सत्ता में हिस्सेदारी थी, आर्थिक रूप से मजबूर कमजोर समाज था। ऐसे समाज को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे पुस्तकें लिखी। परंतु जो समाज कमजोर होता है बौद्धिक रूप से, जो समाज शैक्षणिक रूप से कमजोर होता है, जो समाज आर्थिक रूप से कमजोर होता है, वह अपने पैरों पे संघर्ष करने में बहुत समस्याओं को महसूस करता है। इसलिए 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब इस दुनिया से चले गए, तो बाबा साहब के अभाव में विधि बनाने वाला भी नहीं रहा और विधियों को लागू करने वाला भी नहीं रहा। कार्यपालिका का अभाव हो गया। 15 मार्च को जब मानवर कांशीराम साहब का जन्म हुआ और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना करके कुछ विशेष काम नहीं किया, सिर्फ बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांतों को लागू करने का काम। वह एक अच्छे प्रशासक थे, एक अच्छे वो एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ करके उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, लागू किया। रचना और अगर उन्होंने कुछ करी है तो वो करी है चमचा एज। अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं लिखी, क्योंकि बाबा साहब ने लिखने का काम बहुत ज्यादा कर दिया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, चमचा एज। ऐसा लगता है कि अगर चमचा एज पुस्तक को भारत देश के नागरिकों को निःशुल्क बांट दी जाए, इसको छपवा करके और इसे निःशुल्क बांट दिया जाए, तो 10 साल में इन चमचों का समापन हो जाएगा। लोग पढ़ेंगे तो इन चमचों का तो सफाया हो जाएगा। क्योंकि इतनी सुंदर पुस्तक जो है मानव कांशीराम साहब ने लिखी है,
और उसमें बहुत सारे लोगों की पोल भी खुली हुई। बाबा साहब का विजन उन्होंने बताया है और षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र भी एक्सपोज किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मानवर कांशीराम साहब जी की स्मृति में ये जो वेबिनार आयोजित किया गया है, इस वेबिनार की सबसे बड़ी उपलब्धि है हो सकती है कि अगर जो है हम मानवर कांशीराम साहब की पुस्तक को छपवा करके निःशुल्क विद्यालयों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से और धर्मशालाओं के माध्यम से इससे बांटा जाए, एक तरफ से बांटा जाए, तो युवा पीढ़ी को पता चलेगा कि चमचे कड़वे क्या है। और उनका इस समाज को विकृत करने में, इस समाज को दूषित करने में, इस समाज को छल करने में क्या योग। हु आर चमचास। अगर चमचे नहीं रहेंगे तो कलाई कुछ नहीं कर, क्योंकि जो चमचे होते हैं वो मालिक से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि चमचे रखे इसलिए जाते हैं कि जो काम मालिक नहीं कर सकता है वो काम ये चमचे करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि समाज के बीच में जो चमचा युग चल रहा है और जिसमें आज चमचे जो है समाज का लीडर बन करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। Who are chamcha and why? What is the role of the chamcha in the society? Second, उनको एक्सपोज करने के साथ साथ जो है नौजवान पीढ़ी को इस बात का भी पता चलना चाहिए कि चमचा क्या होता है और चमचा कैसे काम करता है और चमचे की पहचान क्या होती है। तो ये अगर जो है किया जा सके, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा सके, चाहे वेबिनार के माध्यम से किया जा सके और चाहे किसी अन्य माध्यम से किया जा सके, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, ये तो वो मानवर कांशीराम जी का विजन और बाबा साहब का विजन उसमें है। दूसरा पॉइंट ये है कि मानवर कांशीराम जी के अंदर प्रशासनिक शक्ति थी। वो जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से संगठन बनाने की शक्ति रखते थे, संगठन को चलाने की शक्ति रखते थे और वह बहुत बड़े दूरदर्शी थे। उनके जीवन काल में कोई भी दल जो है ऐसी स्थिति में नहीं था जो मनोहर कांशीराम साहब की राजनीतिक शक्ति को इग्नोर कर सके। उनमें बहुत दूरदर्शिता थी। ऐसी दूरदर्शिता, ऐसे महान नेता सदियों सदियों बाद जो है पैदा होते हैं। इसलिए मानव कांशीराम जैसी विचारक, कांशीराम जैसी सोच वाले व्यक्तियों को आगे ला करके और जिनमें एग्जीक्यूटिव पावर हो, जिनमें समझाने की अच्छी शक्ति हो, जिनमें प्रशासनिक शक्ति हो, तो वह समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। मानव कांशीराम जी एक अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे, साइंटिस्ट थे, रिसर्च करते थे। उन्होंने अपनी शोध के माध्यम से भारत देश के अंदर जो शोषित पीड़ित जो है वंचित वर्ग था उसको सत्ता में भागीदारी दिलाई, आर्थिक रूप से मजबूत किया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ही भागीदारी नहीं दिलाई बल्कि उनको मानसिक रूप से तैयार किया। क्योंकि धन चाहे जितना अधिक हो, यदि व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है तो वह संघर्ष नहीं कर सकता। तो मानसिक रूप से जो है समाज को तैयार किया, जिसका परिणाम है कि चाहे निर्धन व्यक्ति हो, चाहे धनवान व्यक्ति हो, आज उसका मानसिक बल बढ़ा हुआ है और वह गुलाम को यह हक है, गुलाम को यह हक है कि वह अपनी जंजीरों को, अपनी बेड़ियों को तोड़े।
ये गुलामों को हक है। तो इसलिए गुलामों को ये चाहिए, भारत देश के जो सामाजिक रूप से गुलाम है, जो मानसिक रूप से गुलाम है, जो आर्थिक रूप से गुलाम है, जो राजनीतिक रूप से गुलाम है, वह अपनी गुलामी को समझे और समझने के बाद इस गुलामी की बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़े। इस अपील के साथ मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।